गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने बात की थी मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं? ठीक, तो बुद्धि परीक्षण पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें कि बुद्धि क्या होती है। हर व्यक्ति की जो मानसिक योग्यता होती है वो अलग होती है। कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है और कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है और किसी की बुद्धि लब्धि थोड़ी उससे कम होती है। इसी वजह से उसको सीखने में टाइम लगता है। हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति की क्षमता, सभी कुछ अलग होता है। कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं होते हैं तो ठीक इसी तरीके से दो व्यक्तियों की बुद्धि भी एक समान नहीं होती है। लेकिन हर व्यक्ति में बुद्धि होती है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है। जनरली लोग आम भाषा में इस चीज़ को कहते हैं कि ये इसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसके पास बुद्धि नहीं होती। जो मानसिक रूप से जो है दुर्बल व्यक्ति होते हैं या जिसको एमआर कहते हैं हम लोग, जो जिनको हम लोग पागल कहते हैं, उनके पास भी बुद्धि होती है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हमारी बुद्धि लब्धि से उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। उनकी जो बुद्धि की जो योग्यता, बुद्धि की जो मापन अगर हम करेंगे तो उनका जो मापन में जो प्राप्तांक आएगा वो हमारे से कम होगा। एक नॉर्मल आईक्यू यानी नॉर्मल बुद्धि लब्धि का जो व्यक्ति होता है उसका अगर बुद्धि परीक्षण किया जाए तो वो 90 से 110 के बीच में आता है। यानी जो सामान्य व्यक्ति होता है अगर उसकी बुद्धि लब्धि का मापन किया जाएगा तो वो 90 से 110 के बीच में आएगा। कितने से? 90 से 110 के बीच में उसका जो प्राप्तांक होगा वो सामान्य व्यक्ति का होता है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति का जो है बुद्धि लब्धि इससे कम होती है, इससे कम आती है, हो सकता है हम बुद्धि परीक्षण करें, किसी बच्चे का 90 मिले, किसी का 95 मिले, किसी का 110 मिले, तो जाहिर सी बात है ये सारी इस श्रेणी में आने वाला सभी बच्चा सामान्य तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन 90 अंक मिलने वाले व्यक्ति की बुद्धि 110 अंक पाने वाले व्यक्ति की बुद्धि से कम होगी। यानी 110 वाला व्यक्ति जिसको अंक प्राप्त हुआ सामान्य तो कहलाएगा, मगर सामान्य में भी वो उच्च कोटि का व्यक्ति होगा और 90 पाने वाला थोड़ा निम्न होगा। यानी उसकी बुद्धि लब्धि इससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो आएंगे सामान्य में। यानी हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं और उसकी बुद्धि लब्धि का जो प्राप्तांक हमें मिलता है वो 90 से 110 में मिलता है तो व्यक्ति सामान्य कहलाएगा, चाहे उसको 90 मिले या 110 मिले। लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर हम परीक्षण के उसमें देखें तो 90 वाले की बुद्धि थोड़ी सी कम होगी 110 वाले अंक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की। ठीक है, तो हर व्यक्ति की जो है बुद्धि लब्धि जो है अलग अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति जिनको हम लोग पागल कहते हैं उनकी आईक्यू जो है 70 से नीचे की होती है। इसीलिए जो है वो ऐसे ऐसे कार्य को करते हैं जो कि हमारे समाज में मान्य नहीं होता है। ठीक, ये तो हो गई बुद्धि लब्धि की बात। अब हम बात, तो इसी को ही मापने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बुद्धि को मापने के लिए जिस मापन का प्रयोग किया जाता है या जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उसी को ही बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी बुद्धि परीक्षण वो है जिसके माध्यम से, या बुद्धि परीक्षण वो व्यवस्थित ढंग है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करते हैं और उसकी बुद्धि लब्धि निकालते हैं या उसकी आईक्यू निकालते हैं। बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे बर्किंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी किसी चीज़ को हम कितनी जल्दी सीख लेते हैं, कितनी देर में सीखते हैं, कितना ज़्यादा सीखते हैं और कितना कम सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बताएंगी कि हम कितने बुद्धिमान हैं या हमारी कितनी बुद्धि
है। जब हम चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में सीख लेते हैं तो वो कहेंगे कि उस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है। इसी तरह टर्मन ने कहा है कि एक व्यक्ति उस अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें वह अमूर्त चिंतन करने के योग्य है। यानी कि हम जब किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, कितने अच्छे से उस चीज़ का चिंतन कर लेते हैं, या किसी समस्या का कितने अच्छे से समाधान कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस व्यक्ति की बुद्धि पर। ठीक। वेचलर जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि परीक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज जो वर्तमान परिस्थिति में हम जो भी बुद्धि परीक्षण टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं या बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, वो बैचलर की ही बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। तो बैचलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावी ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। यानी जो व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकता है, जो व्यक्ति फालतू काम ना करके अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर कार्य करता है, या तथा जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। समायोजन भी किसी व्यक्ति की बुद्धि को दर्शाता है। हर समय परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ अच्छी भी होती हैं, खराब भी हो जाती हैं। तो विकट परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करके रखना, अपने आप को जो है स्ट्रांग बना के रखना भी बुद्धि का ही एक उदाहरण है। जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, जैसे ही परिस्थितियाँ उनके विपरीत होती हैं, वो लोग विचलित हो जाते हैं और उन परिस्थितियों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाते और ऐसा कोई कदम उठाते हैं जो कि समाज विरोधी होता है या फिर हमारे हित में नहीं होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धि उसको कहेंगे जो कि परिस्थितियों के विपरीत होने पर अपने आप को समायोजित करके रख सके। ठीक। अब हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषता की। बुद्धि जन्मजात होती है, यानी ये नहीं है कि आज बुद्धि जन्म में बुद्धि किसी और की होगी और हम ज़्यादा खाना पीना खाएंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी। तो बुद्धि जन्म से ही प्राप्त होती है और ये सार्वभौमिक शक्ति बहुत स्वाभाविक शक्ति होती है। ये हर व्यक्ति की नेचुरल शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है और ये जेनेटिक होती है, यानी जन्मजात होती है, अपने माता पिता के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हालांकि इसमें कुछ विसंगतियां भी हैं, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि की सहायता से व्यक्ति कठिन समस्याओं का समाधान कर पाता है। यदि हमारे पास बुद्धि होती है तो समस्याएं कितनी भी कठिन हो, हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। बुद्धि सीखने में सहायक होती है। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है तो उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि हमें किसी भी चीज़ को सीखने में मदद करती है। किसी चीज़ को हमें सीखना होता है तो उसके लिए हमें पर्याप्त बुद्धि का होना आवश्यक होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का तात्पर्य है कि बुद्धि हमें हमारे माता पिता के माध्यम से जन्म से ही प्राप्त होती है। यानी अगर इसको एक ऐसे कह सकते हैं कि जिनके माता पिता तीव्र बुद्धि के यानी तेज होते हैं, उनके बच्चे भी तेज बुद्धि के होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें जो है विसंगतियाँ पाई गई हैं। ऐसा माना गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तेज बुद्धि के व्यक्तियों के बच्चे भी तेज ही बुद्धि के निकले, वो समान IQ के भी पाए गए हैं। लेकिन फिर भी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि समायोजन करने में मदद करती है। यानी कि अगर जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करके रख पाते हैं। बेलार्ड का कहना है कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो ज्ञान एवं आदत रूपी साधनों से मापी जाती है। यानी व्यक्ति को कितना ज्ञान है, उसकी जो आदतें हैं, उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। व्यक्ति की आदत, उसकी जो भी आदतें हैं, उनसे हम पता लगा लेंगे बिना किसी मापन के कि वो व्यक्ति किस तरह का
है उसको, कि उसकी बुद्धि क्या हो सकती है, उसको उसकी बुद्धि लगती कितनी हो सकती है लगभग। ठीक, तो इसी तरीके से ज्ञान, उसको कितना ज्ञान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका ज्ञान भी विस्तृत होता है, उसको ज्ञान भी बहुत होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनको पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो अपना ज्ञान का अर्जन हमेशा करते रहते हैं, इसलिए उनका ज्ञान बढ़ता रहता है। बुद्धि एक व्यक्तिगत क्षमता होती है, इसी कारण हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। अगर बुद्धि की परीक्षा एवं मापन के लिए अपनाए जाने वाले परीक्षणों को ही बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। यानी अगर हम कहें कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, तो बुद्धि की परीक्षा या बुद्धि का मापन करने के लिए जो भी मापन करने के लिए जो भी विधि अपनाई जाती है या जो भी परीक्षण को अपनाए जाते हैं उन्हें बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण में विनय तथा साइमन का जो है बहुत ज़्यादा, जो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण किया था वो विनय तथा साइमन ने किया था। ठीक है, और बुद्धि परीक्षण के कई अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत से बुद्धि परीक्षण किए गए, फिर उसमें कुछ कमियां निकली, उनका संशोधन किया गया, फिर बनाया गया। ये सब करते करते आज जो वर्तमान में बुद्धि परीक्षण यूज़ हो रहा है वो बैचलर की बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हो रहा है। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जैसा कि पहले की क्लास में हमने बताया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि शब्दों के स्थान पे वहाँ पर लकड़ी के गुटकों, आकृतियों और चित्रों के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो होगा जिसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाएगा, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण वो है जिसमें एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रयोग किया जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बताया गया है कि चित्रों, रेखाओं, आकृति, लकड़ी की गुटकों के माध्यम से यह परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण भी दो तरीके के होते हैं, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो होते हैं जिनके माध्यम से एक टाइम में एक ही व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण वो होते हैं जब एक समूह मतलब एक साथ कई व्यक्तियों का, समूह का मतलब है कि एक साथ कई व्यक्तियों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अशाब्दिक सामूहिक, सामूहिक का मतलब है समूह, समूह का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक साथ प्रयोग किया जा रहा हो, तो या परीक्षण किया जा रहा हो, तो वो जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण या सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की है बुद्धि परीक्षण के बारे में। यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष संभवतः यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न की अच्छे से तैयारी करिए, इसको अपने नोटबुक में, मनोविज्ञान की कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करिए, नोट करके इन सबको मुझे दिखाइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। साथ ही अभी तक में आप लोग का बहुत सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग धीरे धीरे इनको पढ़ने का भी कोशिश करें, इस सारे प्रश्नों को पढ़ें, और किसी भी दिन मैं जो है इसका टेस्ट जो है लूँगी। ठीक, जो ना समझ में आया हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।